अभी हम लोग टॉपिक की बात करें तो टेंस टॉपिक को हम लोग चला रहे हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर के। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, तो फ्यूचर के मीन्स होता है भविष्य, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब होता है काल। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे देखा जाए तो भविष्य अनिश्चित काल की बात करनी है। अगर ये बात करें कि भविष्य अनिश्चित काल, वैसे तो भविष्य ही अनिश्चित होता है, कुछ पता नहीं होता कि क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है, इतना तो नॉर्मल ही है। लेकिन अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो मीनिंग है वो है भविष्य अनिश्चित काल। तो समझना है इस बात को कि इसको कैसे हम पहचान करेंगे और इसमें क्या आएगा। तो कुल मिला के बताने वाली बात ये है कि आने वाले समय में जो कुछ भी होगा वो अनिश्चित होगा, जैसे इस बारे में बताना है। तो ऐसे काम को तो हम क्या इसकी डेफिनेशन ले सकते नहीं, इसकी पहचान क्या बनेगी? तो पहचान में देखिए, अक्सर आप लोग सुने होंगे पहचान के लिए, यहाँ पे मैं बात करूं रिकॉग्निशन। तो ये जो मेरा वर्ड आता है आपके लिए रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन की हिंदी होती है पहचान। अब कहते हैं पहचान कैसे बताएंगे? तो नॉर्मली अगर आप कहते हो कि गा गी गे आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है, यानी किसी भी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है और वह फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। तो ये तो पूरी तरह से उतना परफेक्ट नजर नहीं आता, क्योंकि फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जितने भी टेंसेस सब में कहीं ना कहीं वाक्य के अंत में आपको गा गी गे ऐसे मिल जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा करें कि फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हमारा एक कंफर्मेशन मिल सके? तो आइए आई विल टॉक अबाउट दैट, यानी उसके बारे में करते हैं बातें। ठीक है, ये रहेगा आपका, अगर इस तरीके से कहा जाए, गा, फिर क्या है, फिर है गी, और फिर क्या है, गे। अब इसमें अगर ये चीज ऐड कर दिया जाए कि तथा गा वाला शब्द क्रिया हो, गा वाला शब्द क्या हो? क्रिया हो। यानी किसी भी वाक्य के अंत में गा गी गे आए, लेकिन सॉरी तथा गा वाला शब्द क्या होना चाहिए? क्रिया है। अगर ऐसा है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर है, यानी गा गी गे आए और गा वाला शब्द क्या होना चाहिए? क्रिया। जिस प्रकार से मैं बताऊं कि वह जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, नाचेगा, दौड़ेगा, उठेगा, बैठेगा, तो जितने भी हमने इस तरह के वाक्य को बोला ना, सब में कहीं ना कहीं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाएगी। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो नंबर दूसरा कहता है कि किसकी बात करनी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आता है? एक आता है अपना विल, सॉरी एक आता है अपना विल आएगा, तो दूसरा क्या होगा अपना इसमें? सेल। एक विल आएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? सेल। अब यहां पर बात करेंगे हम, देखिए तीसरे पॉइंट में कि वर्ब कौन सी लगेगी, तो वर्ब लगेगी फर्स्ट फॉर्म में, और यहां पर ठीक है। तो ये तीन बातें हमको याद रखना है। कितनी बातें? तीन बातें, बहरहाल हमें भी याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, तीन बातें आप यहाँ पे याद रखेंगे। कौन कौन सी? देखिए अगर मैं फ्यूचर मतलब पहचान की बात करता हूँ, क्लियर है कि गा की गे आएगा और गा वाला शब्द क्या होना चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। और दूसरी बातों में क्या है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? विल और सेल लगेगा। और मैं बात करूं अगर तीसरी वाली, तो वो बात है कि वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा? तो वर्ब आएगा मेरा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो चलता हूं मैं आगे, करता हूं कुछ और बातें। अगर इतनी बातें आपने सीख लिया है तो करना है किस बात की देरी? हमें ट्रांसलेशन की करना है तैयारी। तो आइए करते हैं, यानी यहाँ पे लेते हैं अपना फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है अफर्मेटिव। कौन सा मेटिव? अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जांपल लेना चाहूँ तो वो इस प्रकार ले सकता हूँ, जैसे कि कहूँ मैं वह स्कूल जाएगा। बिल्कुल आपने सही देखा
कि मैंने लिखा कि वह स्कूल जाएगा। कहाँ जाएगा? बिल्कुल, वह स्कूल जाएगा। अगर इस वाक्य को पढ़ूं मैं तो ये क्यों ना समझ पाऊं, और जैसे इसमें समझा जाएगा कि वह स्कूल जाएगा तो बिल्कुल मुझे समझ में आएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे अगर पहचाने तो गा है, और गा वाला शब्द क्या है? क्रिया। जहां कुछ ऐसा होता है वहां पर हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस तो दिख ही रहा है। तो चलिए इसको ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वह की अंग्रेजी क्या होती है भाई? ही होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ही के साथ क्या लगेगा ये बताने मैं भूल गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, अगर देखें तो वैसे तो विल और शैल है, तो आप विल शैल का प्रयोग कैसे करेंगे? यहाँ करने में यह है कि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही अगर मैं बताऊं कि जिस प्रकार से फ्यूचर हमारा शुरू होता है वहां से सिंगुलर और प्लूरल को हटा लिया जाता है, वहां पर जो सब्जेक्ट और वर्ब का यानी हेल्पिंग वर्ब का जो जुड़ाव है उसको बताने के लिए हमें पर्सन का ख्याल करना पड़ता है। तो पर्सन जरा समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? पर्सन, अगर हम बात करें पर्सन का तो पर्सन तीन होते हैं। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है और साथ साथ थर्ड पर्सन। तो यानी फर्स्ट के साथ हमारे पास आता है आई और वी आता है। सेकंड के साथ अगर बात करें तो कौन आता है? इकलौता हमारा यू होता है। और थर्ड के बाद बात करें तो ही भी होता है और सी भी होता है, इट भी होता है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे इट लिखना था, हाँ। तो ये देखिए ही सी हो गया, और फिर यहाँ पे बात करेंगे तो ये इट हो गया, फिर क्या हो गया? दे, और फिर क्या करेंगे? वन। तो इस तरीके की बात हो गई। देखिए अगर फर्स्ट पर्सन है तो आपको कौन मिलेगा सब्जेक्ट के रूप में? आई और वी मिलता है। सेकंड की बात करें तो इकलौता यू मिलता है। अगर थर्ड की बात करें तो ही है, सी है, इट है, दे है, वन है, या किसी का नाम है, ये सब के सब थर्ड में आएंगे। अगर मैं कुछ और भी बताना चाहूँ तो फर्स्ट पर्सन वही होता है जो स्पीकर का काम करता है, जस्ट लाइक मी, यानी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा क्या है कि सेकंड जो होता है वो यू होता है, वो सुनने का काम करता है, दैट इज द लिसनर। और थर्ड की अगर बात करें ही, सी, इट, दे एंड वन, और साथ साथ किसी का नाम भी लेते हैं तो वो होता है थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन वही होता है जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलके करते हैं बातें, उसी को करते हैं हम थर्ड। जैसे मैं कहूँ वह आ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूं तो मैं तो फर्स्ट हो गया, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड हुए, और जिसके बारे में मैंने बात करने की कोशिश की वो हुआ मेरे लिए थर्ड। तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे परफेक्ट बिल्कुल तरीके से कि अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो तो सब्जेक्ट मिलेगा आई और वी, सेकंड पर्सन की बात हो तो सब्जेक्ट मिलेगा आपको यू, और थर्ड पर्सन की बात हो तो इन तीनों को छोड़ करके बाकी सभी आते हैं। और उसमें से कुछ हाईलाइट पॉइंट होता है, यानी हाईलाइटेड है, जिनको हम ही, सी, इट, दे, वन के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड आप समझ गए होंगे। तो अब आइए, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग में देखा जाता है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ही है किस पर्सन का? थर्ड पर्सन का। तो यानी यहाँ पे मैं डिसाइड कर दूं कि ये जो आता है ये फर्स्ट पर्सन का है, और ये किसका है? सेकंड, और किसका है? थर्ड का। तो यानी सेकंड और थर्ड के साथ लगेगा ये, ठीक है, हाँ ये सेकंड और थर्ड। तो देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पे तो ये आएगा आपका विल। क्या आएगा? विल। जाने की अंग्रेजी बोली जाएगी तो गो, और कहाँ जा रहा है? टू, तो फिर ये हो जाएगा स्कूल, ठीक है। देखिए तो डियर फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि वह स्कूल जाएगा, अंग्रेजी में इसे बोला जाएगा ही विल गो टू स्कूल। क्या बोला जाएगा? ही विल गो टू स्कूल। अब यहाँ पे रूल बनाया जाएगा ताकि आपसे कुछ छूट न जाए, ठीक है। सबसे पहले आपने काम करा है सब्जेक्ट लेने का, इसके बाद अगर आपने काम किया है तो ये हो गया आपका फर्स्ट, और ये हो गया आपका सेकेंड, और ये हो गया आपका थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप क्या लगाने वाले हैं? सेल, और सेकंड पर्सन के साथ आप क्या लगाने वाले हैं? विल, और दोनों के बाद आप क्या लगाने वाले हैं? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आप क्या लेने वाले हैं? ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाना है? ईटीसी। तो ये हुआ ना आपके पास, इस तरीके की करें बात, ये हो गया आप फर्स्ट यानी पूरा का पूरा एक रूल तैयार। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल परफेक्ट रूप से ट्रांसलेशन कर पाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो आइए एक और लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे,
ये क्या कहता है भाई कि हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। बिल्कुल, कौन रोका है, कौन मना किया है? पढ़ना तेरा काम है, पढ़ो तुम, है ना। तो देखो, जैसे हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। अब पता है कि हम क्या है ना, कि वी है, और वी मतलब होगा फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल। तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम, यहाँ पे लगा लेंगे सेल। तो वी सेल, और पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीड। तो वी सेल रीड, हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को लिखते हैं हम इस प्रकार से, कहते हैं इंग्लिश। क्या कहते हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो वी शैल रीड इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। बिल्कुल, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वी शैल रीड इंग्लिश। आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया, क्लियर, तो करना है कुछ और है, कुछ और में क्या करना है कि अगला सेंटेंस पढ़ना है। तो अगला सेंटेंस हमारा क्या है, नाम उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ नहीं करना है, चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। तो चलो, आई होप आप बढ़िया से समझ रहे हैं, तो और भी समझते हैं। तो अगले सेंटेंस तक जाने के लिए और समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो अब ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जो होता है, यानी सेकंड की बात करें तो यहाँ पे हमको सीखना था क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं बात करूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। बिल्कुल आसान सी भाषा में यही कहते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य की अगर बात करें तो वो होता है क्या है कि जिसमें प्रश्न पूछने का भाव मिलता है, वही प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर बात करें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप कितने हैं, तो टाइप यहाँ पे मैंने बताया कि आपके होते हैं 2 टाइप। अगर 2 टाइप है तो कौन कौन है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में होता है वो वाला जो मतलब क्वेश्चन हमारा क्या से शुरू होता है, दैट इज नोन इज टाइप 1। और अगर दूसरे वाले की बात करें तो वो कौन सा होता है, टाइप 2 होता है। वो उसमें आता है कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे। अगर ये सब वाक्य के बीच में आते हैं तो इन वाले वाक्यों को हम टाइप 2 मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 कहते हैं। इस बात को आप बिल्कुल बढ़िया से समझते हैं। तो बहरहाल अभी हम चल रहे हैं टाइप 1 सीखने। इंट्रोगेटिव का क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव का टाइप 1। बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव का हम टाइप 1 सीखने वाले हैं। तो चलिए, किस बात की है देरी, करनी है शुरुआत, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से होती है, सिंपल सी बात है। इसकी शुरुआत क्या से करेंगे, तो यही लिखेंगे, क्या वह स्कूल जाएगा, क्या वह स्कूल जाएगा। बिल्कुल प्रश्न बन जाएगा जब हम कहेंगे कि क्या वह स्कूल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हमें समझ में आएगा कि ये प्रश्न की तरह भाव देगा। तो देखिए, एक बात तो और भी करना है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो मुझे एक बात समझ में आती है कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, तो क्या की जगह पे क्या करते हैं, लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल और शैल 2 ही है, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में, थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन का होने के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा विल, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही। जाने की बात हो तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब कहां जाने की बात है, स्कूल, तो कर देंगे टू, और इसको कर देंगे फिर क्या, स्कूल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रकार से कि क्या वह स्कूल जाएगा, मुझे समझ में आएगा, अंग्रेजी में इसे बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, विल ही गो टू स्कूल। आई होप क्लियर हो गया। तो जब क्लियर हो गया तो चलिए बिना देर किए बना लेते हैं एक रूल जो होने न दे हमसे किसी भी प्रकार की कोई भूल। तो ये रहेगा आपके पास एक ऐसा रूल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपने काम करा था कि विल ले लिया, दूसरे वाले में बात आपने क्या किया, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लीजिए कि ले सकते हैं शैल, और दूसरे वाले में हम ले सकते हैं विल। तो दोनों के साथ हम करेंगे ऐसा। अब यहाँ पे देखेंगे कैसा रहेगा, फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे रहेगा सेकंड, और सेकंड के बाद आ जाता है आपका थर्ड। तो बात ये है कि अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो शैल लगाएंगे, सेकंड और थर्ड आएगा तो आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो देखिए,
इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं ऐसे, अगर हमारे पास क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, तो देखिए ये हो गया सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर बात करें यहाँ पे कौन आएगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद बात करें तो यहाँ पे चीजें क्या आती हैं ईटीसी। अगर ये रूल आपके पास है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके लिए खास है। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए बिना देरी किए हुए बनाते हैं एक और चीज, यानी लेते हैं क्या, एक और सेंटेंस लेते हैं जो आ रहे हमारे काम का और हमारे नाम का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक और सेंटेंस लिया और हमने ये बोला क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे। बिल्कुल आप सही देख पा रहे होंगे कि हमने ये लिखा है कि क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे। जी बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो है ही है। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है जो हमें एग्जाम में भी काम आती है, दैनिक लाइफ में भी काम आती है, मतलब कि डेली लाइफ में भी। तो चलिए यहाँ पर भी एक क्या हो गई, शुरुआत किससे हो गई, क्या से। तो बात समझ में तो आ गई कि लिखना तो है हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब इधर लिखने वाले हैं, जरा देखिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी, अर्थात ये हुआ फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन की वजह से हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे क्या, सेल, और यहाँ पे लेना पड़ेगा सब्जेक्ट अपना वी। अब इसके बाद क्या हो गया, वर्ब। वर्ब कौन सा है, पढ़ना। तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, पढ़ने की अंग्रेजी हम ले लेंगे यहाँ पे रीड। अब क्या पढ़ना है, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए लिख देना होगा, सीधे सीधी बात आएगी क्या, किस चीज की, इंग्लिश की, और ये होगा क्रिश्चियन। तो ये हो गया अपना अच्छा वाला कि शैल वी रीड इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे। आई होप आप इसे समझेंगे कि क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे। यदि इसको अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, शैल वी रीड इंग्लिश। ठीक है, अगर ये आपको हो गया स्पष्ट, यानी कि क्लियर है, तो चलते हैं करते हैं अब अगले सेंटेंस के बाद, सॉरी अगले टाइप, यानी टाइप 1 हमने सीखा है। तो अब देखते हैं कि टाइप 2 हमारा कैसे बनेगा। तो टाइप 2 के लिए हमें चलना पड़ेगा डियर फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देर का और लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। चलिए अब देखिए हम पहुंच गए एक नई स्लाइड पे, जिस स्लाइड में हमें सीखना है इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। आई होप आप तैयार होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ये रहा आपका टाइप 2। अब अगर मैं बात करूं, ये है मेरे पास क्या टाइप 2 का। तो यहां पे देखेंगे हम, देखिए टाइप 2 में मैंने पहले भी बताया कि टाइप 2 में क्या होता है कि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, इस प्रकार से कुछ प्रश्नवाचक शब्द आते हैं जिसको हमें बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहूं यहां पे ऐसे, वह, वहां, क्यों जाएगा। बिल्कुल, यानी यहां पे पूछा गया कि वह वहां क्यों जाएगा, यानी किसी से पूछा गया कि वह वहां क्यों जाएगा। तो अब जरा देखिए जो प्रश्न बनाने वाला शब्द है ना वो बीच में आया, और जब कोई प्रश्न बनाने वाला शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वो टाइप 2 वाले सेंटेंस में रखा जाता है। तो देखिए ये टाइप 2 हो गया निकी। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक आसान सी बात, कि अगर बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आता है तो उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहे तो उसको अंडरलाइन करके छोड़ दे, बाकी चीजों को पढ़ ले, वह वहां जाएगा। अब इसके बाद मैं बताऊं कि ये ही क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको क्या करते हैं कि आप टाइप 1 वाला समझिए कि अगर टाइप 1 में यहाँ पे क्या होता, क्या वह वहां जाएगा, तो हम कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं ना। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा वह की वजह से हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, विल, और विल है तो फिर इसके बाद ही आएगा। अब बात है जाने की, तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब कहाँ जाएगा, वहां। वहां की अंग्रेजी क्या होती है, देयर। ठीक है, तो इससे करना था केयर। अगर मैं देखूं तो ये मेरा टाइप 1 बन के हुआ तैयार। अब बात यह है कि यहाँ पर क्या बचा हुआ है, मतलब बीच में आने वाला शब्द बचा हुआ है, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है ना, सबसे पहले लिखते हैं।
क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो सीधे सीधे क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो इसे कह देंगे सबसे पहले, यानी ये हो गया वाई। अब अगर वाक्य को आप पढ़ेंगे पूरा तो ये हो जाएगा सही, वाई विल ही गो देयर, वह वहां क्यों जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कुछ नहीं करना होता है टाइप 2 में। टाइप 2 सिर्फ डरा सकता है लेकिन आपको हरा नहीं सकता है। तो डराने में क्या है कि वो बीच में आ गया तो बहुत सारा डर है, कुछ मत करिए, अगर वो बीच में आता उससे वैसे रहने दीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उस वाले वाक्य को भी टाइप 1 मान करके बना दीजिए, यानी क्या आप आगे समझ लीजिए और उस हिसाब से उसे बनाइए, यानी टाइप 1 वाला। और जैसे ही टाइप 1 आप बना के कर लेते हैं तैयार, उसके बाद आप बीच में जो आया हुआ शब्द है उसको सबसे पहले ले जाकर के रख दीजिए, आपका टाइप 2 भी बन जाएगा। चाहे बीच वाक्य के बीच में कितने भी आएंगे, कब के कहां कैसे, वो सब के सब बन जाएंगे आपके ऐसे, जैसे कि टाइप 1 बनाने के बाद बीच में आने वाले शब्द को उठा करके सबसे पहले रख देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने किया। आइए बना लेते हैं रूल। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हमने जिसको बुलाया उसको कहते हैं WH, और WH के बाद हमें क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लिखने के यहाँ पे मेरे पास है दो तरीके। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं क्या ले लेता हूँ, सेल, अब यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, विल। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये चीज यहाँ पे करता हूँ सेल, कि यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन होता, यानी कि फर्स्ट पर्सन होता तो सेल लगता, और अगर फर्स्ट की नहीं है, सेकेंड और थर्ड अगर आते हैं तो आप लगाएंगे विल। अब यहाँ पे बात आती है डिसाइड कहां से होता है, तो सब्जेक्ट से होगा। अब सब्जेक्ट के बाद आपने देखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की, तो फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर हमने क्या लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिया था, ETC लिया हुआ था। तो ये रहा हमारे पास ऐसे कंप्लीट। देखिए ये हो गया यहां से यहां तक। तो चलिए ये रूल आपका एक अच्छा सा बनके हो गया तैयार टाइप 2 का। इस पे आप अगर सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे, और जब गलत नहीं करेंगे तो किसी से डरेंगे नहीं, और डरने की क्या बात है, बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करने की बात है। तो डर नहीं तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आई होप आप यहाँ पे बढ़िया सीख रहे होंगे। इस प्लेटफॉर्म पे ये परफेक्शन नहीं मिलेगा सिलेक्शन, तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो पाने के लिए परफेक्शन आपको जोड़ना पड़ेगा कनेक्शन। ठीक है, तो जोड़े रहिए। चलिए यहाँ पे लेते हैं एक सेंटेंस और बनाते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए अगर कहा जाए वे लोग, वे लोग दिल्ली कब जाएंगे, वे लोग दिल्ली कब जाएंगे। अब ये पूछा जा रहा है कि वे लोग दिल्ली कब जाएंगे। अब ये किसी को जानने की जरूरत है या ऐसे उसके मन में आया कोई जाने वाला है, तो ये पूछ रहा है कि वे लोग कब जाएंगे। हम देखते हैं कि इसको इंग्लिश में हम कैसे बना पाते हैं। तो बहरहाल ये भी टाइप 2 है, इसलिए टाइप 2 है क्योंकि बीच में क्या आया है, कब, और जैसे ही बीच में आता है कब, कहां, क्यों, कैसे, तो उसे समझा जाता है ऐसे जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो टाइप 2। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि ये यहाँ पे तो आपने देख लिया, चलिए हम रूल के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो रूल क्या मांगता है, सबसे पहले मांग रहा है WH। तो मेरे इस सेंटेंस में WH कहां पकड़ में आएगा, यही जहां पे प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये क्या है, कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। अब व्हेन के बाद देखिए डिमांड है आपको हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, मतलब वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे। तो अब दे के डिसाइड कर लिया क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे विल। अब इसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट जिसको कहते हैं दे। अब सब्जेक्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, V1 है। V1 क्या है, जाना। जाने की अंग्रेजी आप समझ जाना, GO लिखते हैं। तो when will they go, वे कब जाएंगे। जाने की बात कहां है, दिल्ली। तो यहां पे लिखा जाएगा फिर क्या, टू दिल्ली, टू दिल्ली। बिल्कुल सही आपने देखा कि when will they go to दिल्ली, वे लोग पूछ लिया गया कि वे लोग दिल्ली कब जाएंगे। इसको अंग्रेजी में हम इस प्रकार बोल पाएंगे, when will they go to दिल्ली। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आप अच्छे से समझे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 भी समझ में आ गया है। तो अब हम चलते हैं, अब हमें आवश्यकता है आगे बढ़ने की और आगे कुछ सीख लेने की। वो क्या है,
निगेटिव सेंटेंस, यानी इसी वाला टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस। तो करनी है हमें बातें निगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो चलिए करते हैं। अब उसके लिए हमें लेना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी हाँ, अब हम पहुंच गए नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का। तो देखते हैं हमारे पास निगेटिव सेंटेंस क्या है। ये रहा है आपका निगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तो निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य के बारे में अगर समझे तो सीधी सी बात है, इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। तो हिंदी में दो तरीके से बोल सकते हैं, सामान्य भाषा में समझना है तो बस विरोध करना है। जब किसी का विरोध करना है तो नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस का यूज होता है, जैसे नहीं आऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पढ़ूंगा। तो इस तमाम प्रकार के सेंटेंस हमारे हैं जो नहीं और सब विरोध दिखाते हैं। जहां विरोध है वहां नहीं है, जहां नहीं है वहीं पर विरोध है। तो अब आगे चलते हैं, क्या करते हैं। तो अगला इसको समझने के लिए हमें लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है इस प्रकार, जैसे कहते हैं क्या, वह स्कूल नहीं जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मुझे समझ आएगा कि ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि बीच में नहीं आया है तो फिर ये निगेटिव ही है, ठीक है। और वैसे एक बात और बताओ, ट्रांसलेशन करते समय एक बात पे कर लेना ध्यान कि अगर हिंदी वाक्य में नहीं आता है तो इंग्लिश वाक्य में नॉट को सही माना जाता है। यानी ये कहिए हिंदी में नहीं है तो अंग्रेजी में नॉट सही है, बस इतना ही बात समझना है। तो आइए, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। अब फिर इसके बाद क्या है, लगेगा आपका विल। और नॉट की बात है, यानी नहीं है तो नॉट है तो यही रहेगा हेल्पिंग वर्ब के बगल में। तो ही विल नॉट, वह, ठीक है, नहीं। अब क्या, जाना, जाने की अंग्रेजी समझ जाना कि यहाँ पे गो लिखना है। अब कहाँ जाने की बात करता है, स्कूल। तो ही विल नॉट गो टू, फिर क्या बोला जाएगा, यहाँ बोला जाएगा स्कूल। तो आई होप गाइस आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि यदि हिंदी बोले हम वह स्कूल नहीं जाएगा, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, ही विल नॉट गो टू स्कूल, कि वह स्कूल नहीं जाएगा। आपको समझ आएगा, यानी आ गया होगा। आइए बनाते हैं रूल, यहाँ पे लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक बनने वाला रूल। तो यहाँ पे कैसे बनेगा जरा देखिए। सबसे पहले हमने किस बात को करा, सब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट हो गया तो हमको इसके बाद क्या मिलने वाला है, इसके बाद मिलने वाला हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हम इस प्रकार, यानी सेल होता है और दूसरे सेंस में हम इसको कहते हैं विल। और विल के बाद अगर देखें तो हमने जो यूज करा है वो क्या है, नॉट। और नॉट के बाद अगर बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर हमने कोई चीज ऐड करा है तो उसका नाम होता है क्या, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ईटीसी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसे कहते हैं ईटीसी। यहां हो गया, ये रूल आपका होता है बन के तैयार। तो जरा इस बात पे करेंगे ध्यान, यदि ये रूल आपके पास है तो आई होप फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस आपके लिए खास है। तो डियर गाइस, आप समझ पा रहे होंगे बढ़िया से। तो एक एग्जाम्पल और हमने बना लिया रूल। तो चलिए, आप और भी आसान हो जाए और भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए जस्ट हमें एक एग्जांपल और लेना है। तो चलिए लेते हैं और उस एग्जांपल को रूल पे बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो ये हुआ इस प्रकार, जैसे मैं कहूं वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बिल्कुल आप सही यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है, आपको दिखा है, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है। गागे के मिला तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, नहीं गा वाला शब्द क्रिया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस है। जब है सारी बात की जानकारी तो करना है किस बात की देरी, क्यों ना करें हम इसको अंग्रेजी में अनुवाद। आइए, वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे। वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब दे हमारा होता है थर्ड पर्सन, नहीं यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं, ये तो क्या रहेगा सेकंड,
और इसके बाद क्या हो जाता है थर्ड पर्सन, और ये क्या अपना है फर्स्ट, ठीक है। तो यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं विल, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे विल। अब क्या बात कर रहा है कि नहीं, नहीं की अंग्रेजी क्या होती है नॉट, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट। तो दे विल नॉट, अब बात होती है क्या, वर्ब कौन से फॉर्म में चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में। तो बात यहाँ तो खेलने की है ना, तो करने किस बात की है, तो यहाँ पे देखो ना किस क्या लिखा जाएगा, प्ले। अब क्या खेलेगा, क्या खेलेगा, क्रिकेट। तो इस तरीके से हम बोलेंगे CRICKET, यानी ये हो गया आपका इस प्रकार। तो देखिए अगर हिंदी में हम कहते हैं कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो हम अंग्रेजी में इस प्रकार बोलेंगे दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस भी आप समझने में सफल हो गए होंगे। तो यदि ये भी समझ में आ गया तो हमें क्या करना है, अभी बचा हुआ हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसको सीखना है, जिसका नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स अगर उसे सीखना है तो चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देरी किस बात की है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और सीखते हैं अपना चौथा, ठीक है। देखिए तो चौथे नंबर का सेंटेंस हमारे पास जो आता है उसको हम इस प्रकार कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल आपने ठीक सुना और ठीक देखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी यहां पे हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो हिंदी है वो है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। कहने का मतलब है इसमें इस प्रकार के प्रश्न भी आना चाहिए, नहीं भी आना चाहिए। प्रश्न बनेगा लेकिन नहीं के साथ बनेगा। जब भी प्रश्न नहीं के साथ बनेगा तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें वाक्य किस प्रकार से आता है और हिंदी में किस प्रकार बोल सकते हैं, इंग्लिश में किस प्रकार बोल सकते हैं। इन सारी चीजों को सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए तो यहाँ पे क्या है, मैं लेता हूं पहला सेंटेंस, यानी पहला एग्जाम्पल। तो ये रहेगा इस प्रकार, ठीक है। कहा गया क्या प्रियंका गीत नहीं गाएगी। जी हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं एक प्रकार का हमारा सेंटेंस यहाँ पे मिल गया जिसमें प्रश्न भी है और नहीं भी है। क्या प्रियंका गीत नहीं गाएगी। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि मेरा सेंटेंस शुरू हुआ है क्या से, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव, और बीच में आया है नहीं तो ये हुआ नेगेटिव, और लास्ट में गागे वाला शब्द है वर्ब, तो इसे कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन सारी बातों की जब है जानकारी तो किस बात में करनी है देरी, क्यों न करें हम इसका अंग्रेजी अनुवाद, वो भी तुरंत। तो आइए करते हैं। यानी देखा गया कि यहाँ पे क्या से शुरुआत है, तो एक बात पता है कि जब भी किसी वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाती है तो मुझे एक बात समझ में आती है कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है बल्कि वहां हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। तो आइए लिखते हैं। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक नाम है, तो नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नाम हमेशा थर्ड पर्सन में रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या ले पाएंगे, यहाँ पे ले पाएंगे विल। अब विल इसके बाद क्या हो जाएगा, ये नाम, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ पे हुआ नाम, तो विल ये लिखा जाएगा प्रियंका, विल प्रियंका। अब क्या कहता है, फिर नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉट। फिर गाने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग, और फिर क्या सिंग, गीत नहीं गाएगी तो सिंग के संग, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो यहां पर हो गया हिंदी कि क्या प्रियंका गीत नहीं गाएगी, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विल प्रियंका नॉट सिंग ए सॉन्ग। आई होप आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं रूल, ताकि हमसे ना हो कोई भूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल।
अब रूल में हमने सबसे पहले जो काम करा है वो हेल्पिंग वर्ब लेने का है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेंगे इस प्रकार से, एक तरफ होगा शैल तो दूसरी तरफ होगा विल। अब शैल किसके साथ लगेगा, शैल लगेगा आपका फर्स्ट पर्सन के साथ, और ये आ जाएगा आपका किसकी, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले कौन लिया था हमने, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आया था यहाँ पे, देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने लिया था नॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट, और नॉट के बाद हमने लिया है वर्ब, और वर्ब के बाद अगर कुछ लिया तो उसका नाम था ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई चीज आती है तो उसे कहते हैं इटीसी। तो आई होप गाइस आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए किस बात की है देरी, क्यों न करें शुरुआत अभी। हाँ, तो ये रूल आपका क्लियर है कि शैल है फर्स्ट पर्सन, विल है सेकंड और थर्ड, फिर आना है सब्जेक्ट, फिर है नॉट, फिर है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इटीसी। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इस बात को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे कहा जाए क्या राहुल ठीक है, सॉरी इसको ऐसे ले लेते हैं, क्या राकेश और मुकेश, क्या राकेश और मुकेश कल स्कूल नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे सही देख पा रहे हैं, सही पढ़ पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि क्या राकेश और मुकेश कल स्कूल नहीं जाएंगे। बिल्कुल मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पर वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो इंटरोगेटिव है, और मुकेश कल स्कूल नहीं जाएगा, नहीं आया तो निगेटिव है, और गे है और वर्ब है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। जब सब कुछ बात पता है तो ट्रांसलेट करते हैं, रूल हमारे सामने है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, राकेश और मुकेश, और उसके आगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब ले पाएंगे विल, क्योंकि नाम जो होता है वो आता है थर्ड पर्सन में। तो यहां हो गया विल राकेश, फिर एंड, फिर क्या, मुकेश। तो विल राकेश एंड मुकेश, ठीक है। तो ये हुआ ऐसे, विल राकेश एंड मुकेश, तो ये हो गया इस प्रकार से। अब जरा देखें, हमने लिखा है कि विल राकेश एंड मुकेश, फिर क्या हुआ, नहीं के लिए लगाना पड़ेगा आपको, देखिए नॉट, तो ये आपने लगाया नॉट, नॉट के बाद चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाने की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा गो। अब कहाँ जाना है, स्कूल, तो स्कूल के पहले हम लगा देंगे टू, और फिर लिख लेंगे अपना स्कूल। अब कब जाना है, कल, तो कल की अंग्रेजी क्या होती है, टुमारो, तो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा क्या, टुमारो, ठीक है। तो ये हो गया टुमारो। तो विल राकेश एंड मुकेश नॉट गो टू स्कूल टुमारो, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया बन के आपका तैयार। आई होप गाइस आपको ये बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप बहुत बढ़िया से कवर कर लिए होंगे, पूरी तरह से समझ लिए हैं। तो चलिए एक बात करते हैं कि इस सेशन को ओवर करने से पहले एक लेते हैं शॉर्ट रिवीजन कि आज हमने क्या क्या सीखा है, और इसमें हमने क्या कुछ सीखा और कहां से कहां तक सीखा। तो एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, और उस शॉर्ट रिवीजन के लिए हमें चलना होगा फर्स्ट स्लाइड पे, और फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेते हैं फर्स्ट स्लाइड। जी हाँ, तो आज हम लोगों ने यहां से सीखना शुरू किया, कहां से किया था, ये देखिए जैसा लिखा हुआ था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने सबसे पहली जो बात सीखी थी वो बात ये थी कि पहचान, गा की गे तथा गा वाला शब्द क्या होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आएगा। अब वर्ब की बात करते तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी,
कुछ बातें यहाँ पे और भी करनी थी नोटिस, कि यहाँ पे ध्यान देना था कि सिंगुलर और प्लूरल नहीं आता है, तो उसके जगह हम कैसे यूज करते हैं सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट यूज होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो पर्सन हमारे पास तीन ही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आता है ही, सेकंड में इकलौता यू, बाकी जो बच गया वो आता है थर्ड में, बट कुछ हाईलाइटेड है, ही, सी, इट, दे एंड वन, ये सारा हमारे पास क्या है, हाईलाइटेड है। तो अब करना है बातें हमें, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि वह स्कूल जाएगा, इंग्लिश में इसे बोला जाएगा ही विल गो टू स्कूल। क्लियर हो गया? ये रहा मेरा रूल। सब्जेक्ट है, अगर फर्स्ट पर्सन का है तो शैल, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का है तो विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट और फिर है एटीसी। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जैसा है हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, वी शैल रीड इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गई स्लाइड। आइए फिर से आगे चलते हैं। हाँ, ये दूसरी स्लाइड इंटरोगेटिव सेंटेंस था। जैसे कि टाइप 1 की बात करनी है, तो टाइप 1 में क्या है कि क्या हुआ है, स्कूल जाएगा, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे विल ही गो टू स्कूल। ये हुआ रूल। देखें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट पर्सन हुआ तो सर, सेकंड थर्ड हुआ तो विल, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आना है ऑब्जेक्ट और एटीसी। अगर ये रूल आपके पास है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे शैल वी रीड इंग्लिश। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा था ये क्या था, नेक्स्ट ये टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आता है। तो इसको देखिए, वह कहां, वह वहां क्यों जाएगा, तो वह वहां क्यों जाएगा, तो इसे इस तरह से बोलेंगे व्हाई विल ही गो देयर, व्हाई विल ही गो देयर। इस प्रकार से हो गया। अब रूल देखिए, सबसे पहले WH है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड और थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एटीसी। तो ये प्रकार से ये रूल आपके पास है जो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपसे गलत नहीं होने देगा। तो देखिए क्या है, वे लोग दिल्ली कब जाएंगे, तो इंग्लिश में आप इसे बोल पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे, व्हेन विल दे गो टू दिल्ली, यानी व्हेन विल दे गो टू दिल्ली, इस प्रकार से आप बोलेंगे। आई होप गाइस ये भी क्लियर है। तो लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड हमने लिया ये, अब आया हमारे सामने निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि वाक्य के बीच में क्या आया, नहीं। कैसे बोला, वह स्कूल नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। रूल क्या था, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटीसी। इस पे आप बनाएंगे। दूसरा देखिए, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। कैसे बोलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप निगेटिव भी क्लियर है। आइए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। हमारे पास ये रहा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपका प्रश्न भी बनेगा और नहीं भी। क्या प्रियंका गीत नहीं गाएगी, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न भी है, नहीं भी आया हुआ, क्या भी लगा है, नहीं भी आया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे, विल प्रियंका नॉट सिंग ए सॉन्ग। हो गया, चलिए ठीक है। अब लेते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिया, फिर हमने सब्जेक्ट लिया, फिर नॉट लिया, वर्ब लिया, ऑब्जेक्ट लिया, एटीसी। ये हमारा रूल है। अब लास्ट सेंटेंस हमारा, क्या राकेश और मुकेश कल स्कूल नहीं जाएंगे, इसको अंग्रेजी में हम इसे बोल पाएंगे, विल राकेश एंड मुकेश नॉट गो टू स्कूल टुमारो। तो आई होप गाइस आपको ये बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। ये